और मैंने को लीव इनकैशमेंट दे देंगे और स्वीपर को कहेंगे चलो ये नस जाओ तुसी, वो कहेंगे सर जी साडा की कसूर है। नहीं नहीं, उसकी वेजेस की बेस पे मिलेगी, लेकिन उस कॉस्ट को आप एफओएच क्लासिफाई करेंगे। बेस तो कुछ भी हो सकती है ना। क्यों? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में सिर्फ बेसिक पे आती है, बाकी सारे फायदे एफओएच में जी। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। मंडे तक नहीं, कल तक बताऊंगा। ये शायद जाके आज शाम तक ही भेज दूंगी। हाँ, ये टाइप करके फिर आपने वो बच्चों को दे देना है। एक मिनट है, अगर ये सही है तो मैं देख लूंगा, इसी को चाहे पिक्चर ले लेंगे। ठीक है, सही है। जा रहे हैं आप छुट्टी? अच्छा, ये वो ना नेक्स्ट वीक में टेस्ट है दोबारा इसका ही। 17 का, 13 का नहीं, इनका एमएफए का। और नेक्स्ट वीक में मंडे को किसका टेस्ट है? सीएमए का। वो हमने बनाया ही नहीं ना, तय किया क्लास। मैं आ रहा हूँ फिर, ठीक है, आपको बता दूंगा वो फिर आप। लेकिन वो मंडे को तो सुबह सुबह इन्होंने आ जाना है टेस्ट देने के लिए लोगों ने। चलो हाँ ठीक है, कर लेते हैं, कोई नहीं। आपका आपका टेस्ट अभी बनता नहीं ना, क्योंकि आपने एक चैप्टर जो पढ़ा उसका दे दिया। इसका अभी टेस्ट आपका अगले मंडे को आएगा, या शायद पहले ही आ जाए, अगले वीक में आ जाना है। अच्छा अभी जवानों, क्या कहते हैं, आपके सवाल का जवाब हो गया कवर? और किसी का कोई सवाल हो? आज हमने प्रैक्टिस करनी है वैसे जी। निकाले जी नोट्स, दिखाएं। हाँ जी जी, खातून जरा बताइएगा प्लीज। बल्कि नोट्स ओपन करो, शाबाश, जल्दी से नोट्स ओपन करो लड़की। आ जाए, शाबाश। जी 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 जी, हाँ जी। हम्म। क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। क्वेश्चन नंबर 5। जी बेटी, ये पकड़ो भाईजान। क्वेश्चन 5 पर आ जाए सब बच्चे। आपने ओपन कर लिया बेटी? चले, अब आपने मुझे बतानी है किस एक्सपेंस को किस बेस पर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं जरा क्वेश्चन ओपन कर लूं। दूसरे बैच से कॉपी करते हैं, ये यहां से इधर होगा। जी, आप लोग एक दफा पढ़ लें, किसी और की भी बारी आ सकती है। क्वेश्चन 5। नोट्स का क्वेश्चन 5। जी बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर आते हैं। सबसे पहले किस पे आते हैं? तो रिक्वायरमेंट नंबर ए में वो कहता है कैलकुलेट अ मशीन आवर रेट फॉर ईच ग्रुप ऑफ मशीन्स। मशीन आवर रेट का क्या मतलब होता है, बताएं जी सब। मशीन आवर रेट का क्या मतलब होता है, पहले भी बताया एक दफा। मशीन आवर रेट किसे कहते हैं, पता है किसी को? मशीन आवर रेट किसे कहते हैं? 8वां सवाल मैंने करवाया था जी। 8वें सवाल में मैंने बताया था मशीन आवर रेट किसे कहते हैं।
8वां सवाल करवाया था बच्चों, मशीन आवर रेट किसे कहते हैं? नहीं याद? मैंने कहा था लिख भी लेना। मशीन आवर रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है। मशीन आवर रेट किसे कहते हैं? मैंने कहा था एफओएच के एब्जॉर्प्शन रेट को कहते हैं, जो बेस्ड ऑन, इसका मतलब है कोई जाके रिवाइज ही नहीं कर रहा, पढ़ ही नहीं रहा। तो मशीन आवर रेट किसे कहते हैं? एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट, और उसकी बेस क्या होती है? मशीन आवर्स। ठीक है, आइंदा जब भी ये लफ्ज आएगा मशीन आवर रेट, तो उसका मतलब होगा एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट, और उसकी जो बेस रखनी है वो क्या रखनी है? मशीन आवर। तो पर मशीन आवर रेट निकालना है। ईच ग्रुप ऑफ मशीन लिखा हुआ है, तो कितने ग्रुप्स नजर आ रहे हैं ऊपर? अगर आप मशीन ग्रुप्स देखें तो क्वेश्चन में कितने ग्रुप्स नजर आ रहे हैं? 4, ए बी सी और, इसका मतलब है 4 रेट निकालने अलग-अलग, हर मशीन का अलग-अलग रेट निकालना है। समझ आ रही है बच्चों? हर मशीन का अलग-अलग रेट निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा, को बच्चा बता सके? हर मशीन का अलग-अलग रेट का फॉर्मूला क्या होगा? ना ना ना, एक्चुअल नहीं आते रेट में। हाँ, मशीन वाइज करना है तो आप लिखेंगे बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट ऑफ मशीन ए डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल मशीन आवर्स ऑफ मशीन ए। ऐसे ही बजटेड एफओएच कॉस्ट ऑफ मशीन बी डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स ऑफ मशीन बी। ऐसे ही बजटेड टोटल एफओएच ऑफ मशीन सी। वो समझ आ रही? तो ये फॉर्मूला कितनी दफा लगेगा? और चारों दफा हर मशीन के अलग अलग एफओएच हमें चाहिए होंगे, तो हमें शीट बनानी पड़ेगी पहले। क्या बनानी पड़ेगी? तो एफओएच ऑफ मशीन अलग अलग डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। ठीक है, उसके बाद बी रिक्वायरमेंट में वो कहता है कैलकुलेट द ओवरहेड्स टू बी एब्जॉर्ब। हाँ जी, ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब का मतलब ओवर एब्जॉर्ब मानेंगे किस प्रोडक्ट के एफओएच एब्जॉर्ब मालूम करने? प्रोडक्ट नंबर 1 2 3 के एफओएच एब्जॉर्ब मांगे हैं। अच्छा, उसके लिए आपको उसने चारों मशीन के नाम लिखे और चारों मशीन के आवर्स दिए हुए हैं, तो आपने ये चारों मशीन के आवर्स इस्तेमाल करके एफओएच क्या बताने? एब्जॉर्ब। अब एफओएच एब्जॉर्ब का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, किसी को आता हो। जब तक फॉर्मूला नहीं आता फिर आपको समझ नहीं आना ये कहाँ इस्तेमाल होना है जी। किसी को आता हो एफओएच एब्जॉर्ब का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे रेट का फॉर्मूला होता है, एफओएच एब्जॉर्ब का क्या फॉर्मूला होता है? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जर्नल फॉर्मूला होता है एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल कैपेसिटी परफॉर्म या एक्चुअल एक्टिविटी लेवल परफॉर्म। क्योंकि यहाँ रेट जो है वो पर मशीन आवर होगी, तो एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर मल्टीप्लाइड बाय ये करेंगे, ये जो मशीन आवर दिए हुए हैं एक एक करके। समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इसके पीछे, एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट। लेकिन ये फॉर्मूला 4 दफा लगेगा अब, क्योंकि 4 रेट्स हैं, इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। ये जनरल फॉर्मूला होता है ये। कि नहीं समझ आ रही? एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल लेवल ऑफ कैपेसिटी परफॉर्म। आंसर खोला हुआ है लड़की? आंसर खोला हुआ है? और बंद करो उसको। हाँ, तुम देख देख के आंसर बंद रखें। एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल परफॉर्म। आगे चले, नेक्स्ट तीसरा सी पार्ट, कैलकुलेट ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब। दोबारा ओवरहेड एब्जॉर्ब बताने हैं, यही फॉर्मूला ऊपर वाला लगना है। दोबारा ओवर एब्जॉर्ब बताने हैं प्रोडक्ट 1 2 3 के, अगर लेबर कॉस्ट 1200 हो और कंपनी का प्रेजेंट मेथड यूज करें। कौन सा मेथड? जब आप ऊपर पढ़ेंगे ना तो प्रेजेंट मेथड जो है कंपनी का वो कोई होगा, उसके मुताबिक रेट निकालने, मशीन हिसाब से नहीं निकालने, कोई प्रेजेंट मेथड है उसके मुताबिक। ठीक है, इसका मतलब है इस क्वेश्चन में 3 काम करने हैं। पहले मशीन वाइज एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लें, फिर वही मशीन वाइज रेट की बेस पर एफओएच एब्जॉर्ब निकाल लें,
तीसरे पार्ट में कोई प्रेजेंट मेथड है, उसके मुताबिक दोबारा यही फॉर्मूला लगाना है और FOH एब्जॉर्ब निकालने हैं। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? हाँ, प्रेजेंट मेथड कोई ना होगा ना, कोई रेट दिया होगा, कुछ होगा। हाँ, ऊपर दिया हुआ है। आए जरा डेटा देखिए ऊपर क्या कहता है। जी बेटी पढ़े जरा आप। जी वो कहता है द फैक्ट्री ओवरहेड बजट। इसका मतलब है ये सारा डाटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सारा एक्चुअल डाटा नहीं है, ये एस्टिमेटेड या बजटेड डाटा है। ठीक है, और ये डाटा पूरे साल का है, 2006 का। जी पहला इनडायरेक्ट वेजिस कॉस्ट है। मैं यहाँ जरा नंबरिंग नीचे कर रहा हूँ, ये एक, ये नीचे बेस होती हैं, ये मैं नंबरिंग कर रहा हूँ ताकि नंबरिंग बता सकें आप। मुझे नंबरिंग बताएंगे 7वें नंबर पे, 8वां, 9वां और 10वां। ये 10 बेसिस है नीचे। जी पहला एक्सपेंस है इनडायरेक्ट वेजिस। ये नंबरिंग पढ़े नीचे, और इनमें से पढ़ के बेटी आपने मुझे बताना है कि आप कौन सी बेस यूज करेंगे। तो एक्सपेंस है इनडायरेक्ट वेजिस कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट है। जी बेटा इधर से बेस देखो, वो पेज भी चाहे ओपन कर सकती हो आप। नंबर ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर्स की बेस पे इनडायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, सब बच्चे वो पेज चाहे ओपन कर लो। वो क्या नाम है जो कल आपने पढ़ा नहीं, पेज यहाँ के नोट्स के अंदर जो आपने ये पढ़ा था, उसको ओपन करके देखो जरा, आपके सामने होना चाहिए। पेज नंबर कौन सा था? 88। हाँ जी, उसको ओपन कर लो जरा ताकि आपको है मिल गया वो पेज आपको। देखें जी वहां पे क्या था, इनडायरेक्ट वेजेस कॉस्ट या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की जो बेस थी वो नंबर ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर्स थी, मैंने बताई हुई। और अगर नंबर ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर्स ना हो, देन मजबूरी में वर्कर ना हो, तो एक ही बेस है, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। लेकिन इसकी बेस नंबर 5 है। जी लेबर की इंश्योरेंस कराई है। जी बेटा बताओ। हाँ, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, लेबर की इंश्योरेंस कराई है। लेबर की इंश्योरेंस, लेबर की इंश्योरेंस, क्योंकि आपने किसी एक बंदे के हाथ कटने या उसकी तो नहीं कराई होगी, सबकी कराई है। तो लेबर की वेलफेयर के लिए कोई भी खर्चा किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बेस नंबर 6 इस्तेमाल होगी। जी बेटा सुपरविजन, ये इसकी बेस क्या होगी? असल में ये जो सुपरविजन कॉस्ट है ना, इसकी जो टोटल अमाउंट रुपीज में, उसके नीचे ब्रेकअप भी दिया हुआ है। ये एक्चुअली पहले से डिवाइडेड दी हुई है, ये पहले से आपको डिस्ट्रीब्यूटेड दी हुई है। मैंने कहा था ना कुछ एक्सपेंस ऐसे होंगे जो पहले से डिपार्टमेंट वाइज अलग-अलग बताए होंगे। तो सुपरविजन कॉस्ट का टोटल है 5,14,000, और नीचे भी ये 5,14,000 ही दिया हुआ है। इसका ब्रेकअप दिया हुआ है एक्चुअली, तो आप इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे आप। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये गिवन है सेपरेट। क्या है? हमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। आगे मशीन की मेंटेनेंस की वेजेस है, यानी कुछ वर्कर हैं जो मशीन मुरम्मत कर रहे हैं, हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं। तो कौन सी बेस होगी बेटी, जरा सोचे देखें इसमें से। जी नोट्स में जाके चेक करो वहां पे पहले, फिर वहां पे इधर से देखो मेंटेनेंस की बेस क्या होती है। मशीन की मेंटेनेंस की बेस वहां लिखी होगी नोट्स में। हाँ है मशीन के मेंटेनेंस आवर सवाल में। अगर मेंटेनेंस आवर्स दिए तो वो प्रेफर्ड बेस है। अगर ये मेंटेनेंस आवर्स ना होते देन मशीन की कॉस्ट या वो जो भी, तो ये चौथे नंबर वाली बेस चलनी थी। इसका मतलब है वो पेज अगर हम छोड़ देंगे तो हम गलत गलत भी कर सकते हैं। तो आपने शुरू शुरू में अंदाजा लगा के पेज से वेरीफाई कर लेना है। अंदाजे से ये होना चाहिए, जाके पीछे देख लिया। इससे क्या होगा, 2-4 दफा आप गलत होंगे, उसके बाद आपको वैसे ही वो पेज क्या हो जाना है, याद हो जाना है। वैसे नहीं रटा लगना, प्रैक्टिस करते करते ही आप सोचिए ये आना चाहिए, ये बेस होनी चाहिए, और जाके पीछे चेक कर लिया। आपके बहुत सी दफा सही हो जाएगा, कई दफा गलत भी हो जाएगा, लेकिन जब गलत होगा तो याद होता जाएगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। जी सप्लाईज, सप्लाईज किसे कहते हैं? फैक्ट्री में जो ऑयल ग्रीस इस तरह के लुब्रिकेंट जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है ना, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसका ब्रेकअप भी दिया हुआ है मेरा ख्याल है नीचे, क्योंकि जितना टोटल इसका है ना 2,57,040 रुपए, तो नीचे सप्लाईज दी हुई है इतने की, तो ये भी ब्रेकअप गिवन है। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को सप्लाईज कहते हैं। आ जाए उसके बाद पावर एक्सपेंस है जी, इसके लिए कोई बेस दी हुई है?
हाँ जी, यहाँ पे हमारे मुताबिक उसकी बेस होती है किलोवाट आवर्स, वो ना हो तो हॉर्स पर आवर्स, तो ये बेस नंबर 9 यूज होगी, ऐसे ही है। नेक्स्ट, टूलिंग कॉस्ट, छोटे मोटे टूल्स होते हैं फैक्ट्री में जो यूज होते हैं, को प्लास हो गया, को पेचकस हो गया, तो टूलिंग कॉस्ट का भी ब्रेकअप दिया हुआ है, ये 285 दिया है, ऊपर भी 285 है। तो कई ऐसे एक्सपेंस होंगे जिनका ब्रेकअप पहले से दिया हुआ है, इनको हमने सिर्फ कॉपी करना है, बता तो रहा हूं, पेचकस प्लास ये चीजें टूल्स छोटे मोटे। नहीं नहीं, ये सारे एफओएच में आ रहे हैं, ये सारे एफओएच है भाई, ऊपर हेडिंग। आगे चलो, बिल्डिंग की इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग नहीं है, फ्लोर स्पेस, बेस नंबर 7। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, जी, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी की बेस, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन है जी, मशीन आवर नहीं ले सकते, कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, हाँ जी, उसकी क्या बेस होगी, डेप्रिसिएशन के लिए, इसके लिए भी कॉस्ट ऑफ मशीन है। रेंट एंड रेट्स, नहीं, रनिंग आवर लेंगे तो गलत है, प्रेफर्ड बेस लेनी है, अगर कॉस्ट ऑफ मशीन ना होती फिर मशीन आवर ले सकते थे, क्यों नहीं कर सकते, तो ये एक बेस 4 दफा भी यूज हो सकती है। अच्छा, लेकिन लेनी प्रेफर्ड बेस ही है। रेंट एंड रेट्स के लिए बेस क्या इस्तेमाल होगी, फ्लोर स्पेस। ले जी, सारे एक्सपेंस ऐसे हैं जिनको हमने किसी ना किसी बेस पे तकसीम कर लिया, सिवाय 2 एक्सपेंसेस के या 3 एक्सपेंसेस के जो पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड गिवन थे। अच्छा, ये वाला पैराग्राफ क्या कहता है, एट प्रेजेंट, क्या कहता है, एट प्रेजेंट ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड। ले जी, वो उसने प्रेजेंट पूछा था ना, प्रेजेंट पॉलिसी क्या है कंपनी की, ओवरहेड आर एब्जॉर्ब इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एट 70% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये कंपनी का प्रेजेंट एफओएच का एब्जॉर्ब करने का रेट दिया हुआ है, यानी ये कंपनी पहले से कौन सा सिस्टम फॉलो करती है, सिंगल एफओएच का रेट फॉलो करती है, ये एक्चुअल एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है प्रेजेंट, और क्योंकि ये एक दिया हुआ है तो ये सिंगल रेट है। उसने क्या, कंपनी चाह रही है कि चेंज किया जाए, सिंगल रेट की बजाय क्या यूज किया जाए, हर मशीन का सेपरेट एब्जॉर्प्शन रेट इस्तेमाल किया जाए, तो 4 रेट्स निकलेंगे, मशीन ए का लहदा, बी का लहदा, सी का लहदा और डी का लहदा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये जो सिंगल रेट है ना, ये पार्ट सी में यूज होगा, किस पार्ट में यूज होगा, ये देखिए लिखा हुआ था प्रेजेंट मेथड यूज करना है, ए और बी पार्ट में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो अब आपने करना क्या है, जो हमने आपको कल बताया था कि आपको अगर डिपार्टमेंट वाइज रेट निकालना हो, या डिपार्टमेंट वाइज की बजाय मशीन वाइज रेट निकालना है, क्या निकालना है, और इसमें कोई सर्विस डिपार्टमेंट वाला काम शाम, जो मैंने कल कहा था कि सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं उनको जीरो करना होता है, बताया था कल, वो नहीं है, सर्विस वाला काम नहीं है। तो हमने कल आपको ये बताया था कि डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में साल के शुरू पे 2 काम होते हैं, शीट बनती है बजट एफओएच की, और फिर क्या निकलते हैं, रेट्स। तो इस सवाल का जो पार्ट ए है ना, उसमें ये 2 स्टेप मांगे हुआ है, समझ आ रही है? इसका जो पार्ट बी है उसमें ये मांगा हुआ है, एफओएच एब्जॉर्ब, प्रोडक्ट नंबर 103 के। इसका जो पार्ट सी है उसमें भी एफओएच एब्जॉर्ब मांगे, लेकिन वो वाले मेथड से जो हमने सिंगल रेट ही पढ़ा था उसके मुताबिक एफओएच एब्जॉर्ब, ये नहीं मांगा हुआ, ये स्टेप्स नहीं मांगे हुए सवाल में, समझ आ? अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, शीट वगैरह बनाए, लिखे, हेडिंग दे, स्टार्ट करें मेरे साथ, आप लिखें, सॉल्व करें जी। रिक्वायरमेंट नंबर ए क्या है जी, रिक्वायरमेंट नंबर ए, मशीन आवर रेट्स फॉर ईच मशीन, ये हेडिंग दें, मशीन आवर रेट फॉर ईच मशीन। इसका दूसरा मतलब एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है,
एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, ठीक है। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर निकालना है। ये जरा इसकी क्लैरिफिकेशन है ताकि आपको याद रहे आइंदा, पर मशीन आवर रेट निकालना है। अब इस रेट को निकालने के लिए नीट आपको स्टेप 1 करना पड़ेगा, नीट ही करना है। हेडिंग दे बजटेड एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट, और शीट का फॉर्मेट बना लें। बजटेड एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट, हमने जब कल शीट बनाई थी तो हमने कहा था शीट में जो पहला कॉलम होता है उसमें हम हेडिंग देते हैं एफओएच के एक्सपेंसेस, जो क्वेश्चन में नाम शाम दिए होते हैं। दूसरे कॉलम के ऊपर हम हेडिंग देते हैं बेस। तीसरे कॉलम के ऊपर हेडिंग हम देते हैं टोटल अमाउंट। चौथा कॉलम हमारा होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस पांचवा, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या है, मशीन ए, बी, सी और डी। क्या, क्यों? हो रही है वो, ऊपर देखो नजर नहीं आ रही? जी जनाब, आ जाए जनाब, करें इसको, क्वेश्चन सामने रखे अपने साथ। अब पहले हमने कैलकुलेटर नहीं पकड़ना, पहले सिर्फ सारा डाटा छापने वाला छापे, हर एक्सपेंस छापे, क्वेश्चन से उठाएं जो तरतीब वाइज थे। जी, पहला एक्सपेंस कौन सा दिया हुआ था? पहला एक्सपेंस कौन सा दिया हुआ था? आप क्वेश्चन सामने रखें, ये वाले एक्सपेंस सारे कॉपी करें ना, ये जो दिए हुए हैं, जो डिवाइडेड है वो डिवाइडेड भी कॉपी कर ले। जी, पहला एक्सपेंस कौन सा है? इनडायरेक्ट वेजेस। टाइम बचाने का तरीका होता है कि पहले कैलकुलेटर ना पकड़ा जाए, कॉपी करने वाला काम किया जाए। जी, इनडायरेक्ट वेजेस कॉस्ट है और इसकी बेस होगी नंबर ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर्स। इसकी टोटल अमाउंट कितनी है? 167 करें जी कॉपी आप क्वेश्चन से, शाबाश। जी बेटा, एक्सपेंसेस को कॉपी करें।
हाँ जी। जी। अच्छा जी, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एक्सपेंस कितने का है? 114240। नेक्स्ट सुपरविजन, इसका ब्रेकअप गिवन है, तो सुपरविजन यहां से कॉपी कर लेते हैं। 159340 और 145471। नेक्स्ट 111। आप वहां से देखते हैं जो आपके पास है नोट्स में। 97392 और टोटल है सुपरविजन का 514080। ठीक है जी। सुपरविजन के बाद अगला एक्सपेंस कौन सा ऊपर दिया हुआ है? मशीन की मेंटेनेंस वेजेस। मशीन की मेंटेनेंस की वेजेस, तो मेंटेनेंस आवर्स, मेंटेनेंस आवर्स। इसके बाद अगला एक्सपेंस दिया हुआ है सप्लाईज। इसका ब्रेकअप गिवन है जी। सप्लाईज टोटल अमाउंट जो है सप्लाईज की 257040। और डिपार्टमेंट वाइज बताएं। हाँ जी, लिखो उसमें पढ़ें सारे बच्चे फिगर्स। सप्लाईज पहले डिपार्टमेंट की क्या दी हुई है? 118 दूसरे की 79089। नेक्स्ट 770 772। नेक्स्ट 395। अभी तक हमने कैलकुलेटर नहीं पकड़ा, सिर्फ क्वेश्चन से डाटा उठा रहे हैं। ठीक है। सप्लाईज के बाद अगला क्या है? एक्सपेंस। पावर एक्सपेंस है। हाँ जी, पावर एक्सपेंस का टोटल हमारे पास है 828240। और इसके लिए जो बेस होगी हॉर्स, हॉर्स पावर आवर्स। ठीक है। अच्छा, पावर एक्सपेंस के बाद अगला एक्सपेंस हमें जो नजर आ रहा है वो टूलिंग कॉस्ट है। इसका ब्रेकअप दिया हुआ है। टोटल कितना है?
हाँ जी, ब्रेकअप 115958 जी। नेक्स्ट 8804 2 जी। नेक्स्ट 5583 2 नेक्स्ट। सॉरी 25768। अच्छा जी, टूलिंग कॉस्ट के बाद अगला एक्सपेंस हमारे पास जो है बिल्डिंग इंश्योरेंस। बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, मशीनरी की इंश्योरेंस है, बिल्डिंग की इंश्योरेंस, उसके बाद मशीनरी की इंश्योरेंस जी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन है, और आपको रेंट एंड रेट्स। तो ये फ्लोर स्पेस, रेंट किराए को कहते हैं रेट्स टैक्स होते हैं ना, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह। कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन, बिल्डिंग इंश्योरेंस के लिए फ्लोर स्पेस, और टूलिंग कॉस्ट गिवन है। अच्छा जी, अब बिल्डिंग इंश्योरेंस गिवन थी 14280 जी, 399 840 856 जी, 00371280 ले जी। मेरा ख्याल है अब सिर्फ इसको हमने कैलकुलेटर पकड़ना है और उसके मुताबिक क्या कर लेना है, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो कैलकुलेटर पकड़ेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी जनाब। तो पहला एक्सपेंस हमें कौन सा दिया हुआ है, इनडायरेक्ट वेजेस। अब आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 1627920, ये टोटल एक्सपेंस है इनडायरेक्ट वेजेस, और इसकी बेस है नंबर ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर्स। तो टोटल नंबर ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर्स है 16। कितने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है, 16। टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल बेस, और ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लाइड बाय। अब आपने कैलकुलेटर से ये चीज नहीं मिटानी बार बार, ये मिटाना है बार बार बस। ठीक है, तो पहली दफा कितने नंबर ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं, 6। तो पहली दफा 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 61047। अगले में भी 6 ही है मेरा ख्याल है, 610470। उसके बाद 6 के बाद अगली दफा 2 2 है, तो यहाँ 6 की जगह अगली दफा मिटा के, सारा नहीं मिटाना, ये सिर्फ मिटाना है, 2 लिखेंगे जी, 2034990। चले कैलकुलेटर से करें और इसको इसी तरह सारे एक्सपेंसेस को डिवाइड करें। चले अगला भी खुद ही करें, शाबाश, शुरू हो जाए, बिस्मिल्लाह करो, कैलकुलेटर जिंदाबाद। इसी तरह लेबर की इंश्योरेंस कितनी थी, 114,240 डिवाइडेड बाय 85 नंबर ऑफ वर्कर्स हैं टोटल। तो आप क्या करेंगे, 1,14,240 टोटल इंश्योरेंस की लेबर का एक्सपेंस है, डिवाइडेड बाय 85 एम्प्लॉइज, मल्टीप्लाइड बाय, ये चेंज होंगे हर दफा, 85 से डिवाइड करके। पहली दफा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टोटल कितने, 26। पहली दफा है 26, अगली दफा 34। इस तरह जी, क्या आता है पहली दफा, 34900। अगले निकाले, खुद में आपसे पूछता हूं बस, चलो। शाबाश, कैलकुलेटर पे खुद कैलकुलेट करें, जो ना समझ आए वो पूछ ले मुझसे। डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गई कैसे करनी है।
डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए, ऑफ हो गए, ठीक है, कर ले जल्दी से। जी चेक करते जाएं जी, यही है जो आपने डिवाइड किए हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। हाँ जी, लिखवाओ यार रख में। और तुम करते नहीं काम। हाँ जी, 212976, ठीक है, 104। जो बच्चा साथ साथ करता है उसकी ग्रिप होती है, देखने से कोई ग्रिप नहीं, सिफर सिफर ग्रिप है देखने से। देखने से लर्निंग कम है, करने से ज्यादा है। सुनना सबसे कम लर्निंग है, सुनने से बेहतर देखना, देखने से भी बेहतर है परफॉर्म करना। आपको पता नहीं, रिसर्च ने साबित किया है कि जो बच्चे सिर्फ सुनते हैं ना, उनकी लर्निंग, और जो सुनने के साथ साथ देखते हैं, आप सिर्फ एफएम पे कोई स्टोरी सुनेंगे तो कम याद रहेगी, फिल्म देखेंगे तो स्टोरी ज्यादा याद रहेगी हैं। और अगर किसी को फिल्म सुनाएंगे, करके दिखाएंगे तो और ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं ना जी, प्रैक्टिकल कर रहे हैं जी। बिल्डिंग इंश्योरेंस की क्या है बेटा बताओ? 53 जी, 4284 5685 जी। मशीनरी की 15, नेक्स्ट, नेक्स्ट 600 जी, 80 नेक्स्ट। बाकी भी चेक करते जाए जो किया जी। नेक्स्ट 244 800 नेक्स्ट, नेक्स्ट 183 जी, जी नेक्स्ट, नेक्स्ट जी 56
10। हाँ ठीक है, ले जी। अब इसका आपने टोटल किया होगा, ये जब आप टोटल करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे आपके, बजटेड एफओएच कॉस्ट ऑफ ईच मशीन। क्या आ जाएगी, बजटेड एफओएच कॉस्ट ऑफ ईच मशीन। ये स्टेप 1 मुकम्मल हो जाएगा, इन सब का टोटल कर लेंगे, हर मशीन की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये आती है 2242 147। चेक कर लें। अगली 1753556 जी। नेक्स्ट 895 155 और आखिरी 863 982। ये है जी, क्या कहते हैं, छापा। जमा नहीं किया था बच्चे, चलो कोई नहीं, ठीक है। वो असल में मैथ कैलकुलेशन इतनी ज्यादा है, तो ये साहब तो बाहर ही चले गए थे। अच्छा, ये शीट का मकसद क्या था, इस शीट का मकसद ये था कि हमारे पास मशीन वाइज क्या आ जाए, एफओएच आ जाए। ये स्टेप 1 था, ये स्टेप नंबर। अब हमने स्टेप 2 परफॉर्म करना है। स्टेप 2 में रेट निकालना है हर मशीन का, हर मशीन का क्या निकालना है, एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट हर मशीन का। तो फॉर्मूला क्या होगा जी, पहली मशीन जो है मशीन ए, तो बजटेड एफओएच कॉस्ट ऑफ मशीन ए डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स या रनिंग आवर्स दिए होंगे मशीन ए के। हाँ जी, मशीन ए का रेट निकालना है ना, तो बजटेड एफओएच ऑफ मशीन ए डिवाइडेड बाय मशीन ए के रनिंग आवर्स कितने दिए हुए हैं, बेस नंबर 10 30,000। तो अब आप 30,000 मशीन आवर पे डिवाइड करें तो आपके पास मशीन 1 का रेट निकल आएगा या मशीन ए का एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट निकल आएगा जी, 74.73 पर मशीन आवर। ये मशीन ए का एफओएच रेट है। ऐसी मशीन बी का रेट निकल आएगा एफओएच का, उसके लिए बजटेड एफओएच कॉस्ट शीट में से ये ऊपर से उठा लें, ये बजटेड एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स 60,000 है। चेक करें 60,000 ही है ना, तो ये आंसर आ जाएगा। रिक्वायरमेंट 1 पे ही टाइम लगना है, बाकी तो एक एक दो दो लाइनों की है जी। रिक्वायरमेंट 1 में जो शीट बनाना है ना, दैट इज योर वेस्टिंग ऑफ टाइम। एक से दो सवालों करने के बाद ना आपको ये वैसी शीट का फॉर्मेट रट जाना है, बेसिस रट जानी है बस, फिर आप कहेंगे ये तो कैलकुलेटर ही है सिर्फ। कैलकुलेटर जिसका स्ट्रॉन्ग है ना, जिसकी स्पीड है कैलकुलेटर पे, वो जल्दी कर लेगा, जिसका कैलकुलेटर ज्यादा है वो बैठा रहेगा जी। 29.223, चलो 22 या 23 कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। 4-5 लाख को तो कोई अहमियत ही नहीं देता, लाखों वाली पार्टी हूँ, इसीलिए 4-5 लाख रुपए की कोई अहमियत नहीं बेटा, टेंशन नहीं लेनी। 1-1.5 करोड़ की भी कोई टेंशन नहीं। हाँ, जब करोड़ ज्यादा होते हैं तब फिर मसला आता है, अदरवाइज तो आपके लिए वो इतनी टेंशन ही कोई नहीं होनी। ऑडिट फॉर्म में जाके आपने ज्यादा करेंसी नोटों से खेलना है,
तो 895155 डिवाइडेड बाय मशीन आवर, तीसरी मशीन के 25,000, क्या आंसर आता है? 35 पॉइंट पर मशीन आवर। देखिए आल्दो सोल्यूशन तो वहां पे भी हुआ है नोट्स में, सोल्यूशन क्लास में करने से ये होता है कि आपकी एक तरतीब बनती है सोल्यूशन को लेके कैसे चलना है, बस ये मकसद होता है। खाली सोल्यूशन तो वहां पे भी है, वहां से देख देख के भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह करने से ये होता है, एक तो टाइम का अंदाजा होता है, फिर बंदा स्पीड लगाता है। दूसरा आपको एक अप्रोच बनती है कि सोल्यूशन कैसे लेके चलना है। 863 982 डिवाइडेड बाय 10,000 मशीन आवर्स, तो 86.39। अब ये चार रेट्स हैं, ये कितने रेट्स हैं? क्योंकि चार ही मशीन्स थी, इनको इस्तेमाल करके अब आपने ये बी रिक्वायरमेंट करनी है पूरी। एफओएच एब्जॉर्ब निकालने हैं प्रोडक्ट नंबर 103 के या 23 के जो भी है। तो आ जाए जी, लिखिए रिक्वायरमेंट नंबर बी। रिक्वायरमेंट बी में क्या निकालना है? एफओएच एब्जॉर्ब की कॉस्ट निकालनी है फॉर प्रोडक्ट नंबर, क्या नाम है प्रोडक्ट नंबर का? 123। तो क्योंकि ये मशीन के आवर्स दिए हुए हैं तो समझ जाए इसमें मशीन आवर रेट इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट वाला नहीं, मशीन आवर रेट इस्तेमाल करना है। तो ये फॉर्मूला लिखें एफओएच एब्जॉर्ब का, लेकिन ये पेपर में लिखना जरूरी नहीं है। एफओएच की जो एब्जॉर्ब या डिस्ट्रीब्यूटेड कॉस्ट है उसका फॉर्मूला होता है एफओएच रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल परफॉर्म्ड। क्योंकि हम प्रोडक्ट 1 to 3 के लिए निकाल रहे हैं तो फॉर प्रोडक्ट 1 to 3 लिख लें कि प्रोडक्ट 123 पे क्या एक्टिविटी लेवल परफॉर्म हुआ। तो हमारे पास जो मशीन के रेट थे वो चार रेट्स थे। कितने रेट्स थे? तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के बाद जो अगली चीज आनी है एफओएच, मैं टेबल फॉर्म में करता हूँ। तो एफओएच की कॉस्ट कैसे आएगी? हाँ जी, पहले मशीन ए के लिए, फिर मशीन बी के लिए, फिर सी के लिए, और फिर हर मशीन के एफओएच आएंगे। ये फार्मूला लगा रहा हूं ऊपर वाला। पहली मशीन का रेट क्या है? पहली मशीन का एफओएच रेट था 70 कितना पॉइंट, तो पर मशीन आवर था, वहां से पता चला इनटू मशीन आवर्स करने हैं। हाँ जी, मशीन आवर्स कितने हैं? 8 मशीन आवर्स। तो पता चला क्या किया मैंने? पर मशीन आवर इनटू मशीन आवर कर दिया ताकि ये निकला है। बताएं क्या आता है? 0.84 जी। अगला, अगला जो हमारे पास रेट था, सारी पर मशीन आवर है, 29.23 पर मशीन आवर इनटू इनटू 3 मशीन आवर, 87.69। अगला रेट कितना था बेटा? 35.81 पर मशीन आवर इनटू 1 मशीन आवर जी। अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वन है 86.39 पर मशीन आवर इनटू 4 मशीन आवर्स जी। सॉरी, 345 पॉइंट, इन सबको जमा कर लें तो ये आपके एफओएच की कॉस्ट आ जाएगी, जो प्रोडक्ट नंबर 123 के हिस्से में एफओएच आए हैं डिवाइड होके। इनको जमा भी करना है क्योंकि ये एक ही प्रोडक्ट की एफओएच है।
1066.9 ये आंसर है। ये गलत है। 597 प्लस 87, हाँ जी 1000 के राउंड अबाउट ही आना है। ठीक है, ये फॉर्मूला 4 दफा क्यों लगाया है? क्योंकि जितने डिपार्टमेंट्स होंगे ना, या जितने आप समझ ले रेट्स हैं, उतनी शॉट्स लगानी पड़ेगी क्रिकेटर को, तब एफओएच इसके हिस्से में आएंगे। सिंगल रेट तो सिंगल शॉट में एफओएच एब्सॉर्ब। डिपार्टमेंटल 4 रेट्स हैं तो 4 शॉट्स लगाएंगे तो एफओएच एब्सॉर्ब पूरे होंगे एक प्रोडक्ट के हिस्से में। 4 रेट्स थे ना, और अगर 5 रेट्स हो तो पांचों रेट्स की शॉट्स लगेंगी और फिर एफओएच एब्सॉर्ब 5 दफा निकाल के जमा करने हैं। नहीं समझ आ रही? वर्ल्ड कप की जुबान में 5 शॉट्स लगाएंगे तो आपके एक प्रोडक्ट के एफओएच एब्सॉर्ब पूरे होंगे। हैं क्या कहते हो? कल जाएंगे कल मैच है। हाँ अच्छा, बारिश का भी हाँ मजा नहीं आएगा, किरकिरा हो जाएगा अगर बारिश होगी तो तीसरा पार्ट क्या है बेटा? तीसरे पे आ जाओ, सी पार्ट। सी पार्ट का जवाब वो भी एक लाइन का है, लेकिन कई बच्चे काफी परेशान होते हैं कि सी पार्ट कैसे करना है। उसमें दोबारा एफओएच एब्सॉर्ब पूछे हुए हैं, लेकिन रेट जो इस्तेमाल करना है वो प्रेजेंट 70% वाला करना था। तो कोई बच्चा मुझे बता सके अगर तो प्रोडक्ट नंबर 123 के एफओएच किस मेथड से निकालने हैं? प्रेजेंट मेथड से जी। प्रेजेंट रेट कितना था? प्रेजेंट रेट था 70% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये मतलब होता है। यानी जो प्रेजेंट रेट है वो 70% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, और जो प्रोडक्ट नंबर 123 की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है वो कितने रुपए दी हुई है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी दी हुई है? 1200 रुपया। ये दी हुई है, रिक्वायरमेंट में दी हुई है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रोडक्ट 123 की दी हुई है ना। ये क्यों दी है? ताकि आप 1200 का 70% करेंगे तो एफओएच आ जाएंगे। मैंने आपसे कहा था अगर रेट 70% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है तो उस प्रोडक्ट की डायरेक्ट वेजेस का 70% करो तो लेबर कॉस्ट नहीं आएगी, एफओएच आएंगे। तो अब आपने यही फॉर्मूला दोबारा लगाना है। कौन सा वाला? जो अभी ऊपर लिखा था, मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। ये ले, यही फॉर्मूला दोबारा लगाऊंगा ये, लेकिन अब जो रेट इस्तेमाल होगा वो प्रेजेंट वाला होगा। जी क्या है जी? एफओएच का रेट 70% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट कितनी है जी? 1200 रिक्वायरमेंट में दिया हुआ था, रिक्वायरमेंट में तो 1200 का 70% करें 840। आंसर फर्क आया, ऊपर कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा। क्या ये बात समझ आइए क्या किया मैंने? ये एक्चुअली सिंगल रेट सिस्टम में 70% ऑफ डायरेक्ट वेजेस का है, तो डायरेक्ट वेजेस का लेना पड़ेगा 70%। तो ये एफओएच की अमाउंट आ गई एब्जॉर्ब। सवाल मुकम्मल हो गया। अब आपके जहन में किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे फॉर्मूला कोई भी नया इस्तेमाल नहीं हुआ, सारे फॉर्मूले वही इस्तेमाल हुए जो पहले हमने पढ़े हुए थे। जी जनाब दसो, कोई मसला मसाइल? ठीक है, इसी की डिटो कॉपी क्वेश्चन 2 लिख लो, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन होमवर्क है? अभी मैं छुट्टी नहीं दे रहा, आप लोगों ने क्या करना है अभी 2 करके लाना है। इसकी कॉपी है, उसने इसमें 4 मशीनें थी, उसमें 2 मशीनें हैं बस, मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 2 में। घर से क्वेश्चन नंबर कौन सा करके लाना है? अभी सिर्फ आपने क्या करना है, कोई लिखने का काम और नहीं है, बस अभी हमने क्या करना है, एक प्रैक्टिस करनी है। 3 से 4 सवालों में
बेसिस पढ़नी है सिर्फ कि ये क्या लेनी है बेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, क्वेश्चन 4 पे आओ। अब हमने वो नहीं करना, लिखना लुखना कोई नहीं है, लेकिन हम असल में प्रैक्टिस पर्पस के लिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। बल्कि आपने क्वेश्चन नंबर 9 भी घर से करके लाना है, 2 और 9 कितने, 2 बस, 2 एंड 9। अब है तो कोई मसला नहीं, ये तो घंटे में हो जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए जी। सबसे पहली चीज क्या दी हुई है क्वेश्चन 4 में, जो घर से पढ़े नजर आ रहा है, जो बच्चे घर से पढ़े क्वेश्चन 4 नजर आ रहा है। ओहो, अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप आए तो इस क्वेश्चन में जो ये मशीन शॉप ए है, ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मशीन शॉप बी ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, असेंबली का डिपार्टमेंट भी प्रोडक्शन होता है, ये पुर्जे जोड़ता है। मुझे कैसे पता चला? नोट्स में आप अंदर पढ़ेंगे ना, घर जाके नोट्स पढ़ेंगे जरा, डिपार्टमेंटल वाले पेजेस पता नहीं मैंने दिए थे पढ़ने के लिए कि नहीं, तो अब वो पढ़ लेना जब दिल चाहेगा। तो उसमें वो लिखा हुआ है, क्या नाम है, नाम लिखे हुए हैं कि ये नाम हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये नाम हो तो सर्विस। असेंबली डिपार्टमेंट क्या होता है? ये वो डिपार्टमेंट होता है जो पुर्जों को जोड़ता है बस, और नॉर्मली हाथ से कसे कुसे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन है। बाकी कैंटीन और ये जो मेंटेनेंस है, ये दोनों कौन से डिपार्टमेंट है? ये सर्विस। कैंटीन का काम होता है लोगों को चाय शाय बना के देना फैक्ट्री में, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि अगर फैक्ट्री में कोई भी चीज खराब हो जाए तो उसको मुरम्मत करना, चाहे बिल्डिंग चाहे मशीन या कोई भी चीज। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली चीज दी हुई है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस सब बच्चे इसको उठा के लिखना चाहेंगे शीट में, तो गलत है। शीट जो होती है ना, उसमें सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट आती हैं। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट शीट में नहीं आना, क्योंकि एफओएच की डेफिनेशन ही कौन सी कॉस्ट है? एफओएच कॉमन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये जो डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट है, ये बेस के तौर पे तो इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन ये शीट में रिकॉर्ड, शीट में ना डायरेक्ट मटेरियल ने रिकॉर्ड होना है, ना डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ने रिकॉर्ड होना है। शीट में आने ही सारे एफओएच है बच्चे। तो बच्चे देख के ना डायरेक्ट वेजेस फटाफट टकाटक छापा। ओ भाई ध्यान से छापना है, कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट शीट में छापनी नहीं है। तो ये डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट को एज अ बेस यूज कर सकते हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, हाँ ये शीट में कॉपी करेंगे, ये दिया हुआ ना अलग-अलग, जो खर्चा सारे डिपार्टमेंट्स का अलग-अलग बताया है, इसको तकसीम दोबारा करने की जरूरत, जस्ट कॉपी पेस्ट। सिर्फ रीडिंग सीखनी है अब आपने। आगे, कंज्यूमेबल मटेरियल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस मटेरियल, मतलब मेंटेनेंस मटेरियल का मतलब कोई भी पुर्जा खराब हो जाए वो भी इसमें शामिल है। तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल होता है कंज्यूमेबल मटेरियल। इसमें ऑयल भी आ जाता है, ग्रीस भी आ जाती है, छोटे मोटे नट पेच भी आ जाते हैं, ठीक है। कंज्यूमेबल मटेरियल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस मटेरियल, ये सारा इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये भी अलग अलग दिया हुआ है हर डिपार्टमेंट का, एफओएच में आता है। रेंट एंड रेट्स का टोटल दिया हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज इसका ब्रेकअप नहीं दिया हुआ। तो डिपार्टमेंट वाइज अगर ब्रेकअप नहीं दिया तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नीचे बेस होगी, एरिया देखो यहाँ रुपीस गलत लिखा हुआ है, काट दो, रुपीस की जगह स्क्वायर फीट है साथ, ये बीच में मिक्स दिया हुआ है, बेसिस भी बीच में ही है, तो ये रुपीस काट दो, एरिया स्क्वायर फीट में दिया हुआ है, दिया हुआ है बच्चों। अच्छा, उसके बाद बिल्डिंग की इंश्योरेंस, इसकी प्रेफर्ड बेस होती है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वो नहीं है, तो इसकी भी बेस होगी फ्लोर एरिया, ये जो है। हीट एंड लाइट, इसकी भी बेस एरिया होती है हीट एंड लाइट की। पावर एक्सपेंस की बेस किलोवाट आवर्स होती है, लेकिन यहाँ नीचे पावर यूजेज दी हुई है, पावर कितने कितने परसेंट यूज हो रही है हर डिपार्टमेंट में, 54 40। अब आपने वो ढूंढना ही नहीं किलोवाट आवर्स, पावर एक्सपेंस को डिवाइड करने की सीधी सीधी परसेंटेज दी हुई है, समझ आ रही है। और कौन सा एक्सपेंस है? डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, तो इसकी बेस होगी वैल्यू ऑफ मशीन, ये रुपीज में ठीक है।
इसका मतलब है आपने कौन कौन से खर्चे डिवाइड करने थे, रेंट एक्सपेंस को डिवाइड करना था, बिल्डिंग इंश्योरेंस को आपने तकसीम करके लिखना है, हीट एंड लाइट को एरिया की बेस पे तकसीम करके लिखना है, पावर एक्सपेंस को परसेंटेज दी हुई तकसीम करना है, और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन को तकसीम करना है। मैं ये नहीं कह रहा ये सवाल अभी आप करें, सिर्फ ये बता रहा हूं कि किस एक्सपेंस को किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ आ रही है? नेक्स्ट आ जाए सवाल नंबर क्या, मुझे आपकी सवाल समझ नहीं आ रहा, थोड़ा ऊंचा बोले, मेरे कान में ये टूटियां हैं। माइनस में लिख देते ब्रैकेट लगा के, कुछ नहीं होता। हाँ जी, चलो भाई, ये 16वां सवाल है। अब आपने मुझे बताना है देख के, ये पहला एक्सपेंस है रेंट एंड रेट्स, 16वें सवाल में नीचे बेसिस दी हुई है, बताओ कौन सी बेस इस्तेमाल होगी। नीचे ये बेसिस दी हुई है 16वें सवाल में, ऊपर रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है, रेंट एंड रेट्स दिए को नीचे बेस, फ्लोर एरिया इस्तेमाल होगी, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस दी हुई है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की, इनडायरेक्ट वेजेस के लिए क्या बेस होनी चाहिए, देखो नीचे से बोलना नहीं, सबने जिसको आती हो वो बताए। इनडायरेक्ट वेजेस कॉस्ट है, इसके लिए क्या बेस होनी चाहिए, इनडायरेक्ट वेजेस कॉस्ट की क्या बेस होनी चाहिए डिवाइड करने की। वैसे तो अगर हम अपने नोट्स में देखें जाके वहां, तो उसकी बेस होती है नंबर ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर्स। क्या बेस होती है? नंबर ऑफ इनडायरेक्ट, और अगर वर्कर्स ना दिए हो तो मजबूरी में बेस लेते हैं डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। ये मैंने वर्कर की बेस ना हो कोई भी तादाद वर्कर की, नोट्स में लिखा हुआ है शायद। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर है, तो इसका मतलब है मुझे मजबूरन कौन सी बेस लेनी पड़ेगी, तो ये जो सिलेक्शन, जैम मेकिंग और बॉटलिंग में ये जो वेजेस नहीं थी हुई, इसकी बेस पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। समझ आ रही है? आगे चलो, जर्नल लाइटिंग बताओ भाई। लाइटिंग पॉइंट्स, लाइट लाइट और लाइट नीचे मैच कर रहा है। जर्नल लाइटिंग के लिए होगी लाइटिंग पॉइंट्स, पावर एक्सपेंस के लिए जी पावर एक्सपेंस दिया हुआ है, और नीचे पावर किलोवाट आवर्स दिए हुए हैं, ये क्या दिए हुए हैं? किलोवाट आवर्स। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी की क्या बेस लेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीनरी गिवन है, हाँ लास्ट पॉइंट में, ठीक है। इसका मतलब है इस सवाल में जो ऊपर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उन सब की क्या दी हुई है, बेसिस दी है, लेकिन एक उसने थोड़ा धोखा कर दिया है, नीचे भी एक इनडायरेक्ट वेजेस दी हुई है, नीचे भी उसने आपको क्या दिया है, ऊपर वाली इनडायरेक्ट वेजेस और नीचे वाली में फर्क क्या है, वो ऊपर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की है जो इकट्ठी है और उसको तकसीम करना है, सर्विस की उसने पहले ही तोड़ के दी हुई है, तो ये शीट में कॉपी होगी, क्योंकि इनडायरेक्ट वेजेस को शीट में कॉपी करते हैं, डायरेक्ट वेजेस को कॉपी नहीं करते। तो आपने पता है इनडायरेक्ट वेजेस में क्या क्या लिखना है, ऊपर वाली अलहदा डिवाइड करके लिख लो, ये अलहदा चाहे लिख लो इनडायरेक्ट वेजेस ऑफ सर्विस, या एक ही लाइन में सब लिख दो, लेकिन लिखनी ये भी है, यानी ये 20,000 भी लिखना है, ये वाला 20,000 भी लिखना है, ये 8,000 भी लिखना है, और ऊपर वाले 60,000 की तकसीम भी करनी है। पता चला है क्या कह रहा हूँ, क्या कहा मैंने बताओ। ये भी क्यों लिखना है, क्योंकि इनडायरेक्ट वेजेस एक एफओएच है, ये डिवाइडेड दिया हुआ है, ये वैसे लिख देंगे, और जो कॉमन दिया था उसको डिवाइड करके लिखना हमारी जिम्मेदारी है। दो हो गए, तीसरा सवाल पे आओ, 17वां सवाल बस आखिरी है जी, बाकी नेक्स्ट टाइम, मतलब हल करने हैं ये सवाल हमने, अभी क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ एक प्रैक्टिस क्रिएट कर रहे हैं, यार हमें सवाल पढ़ना आता है, हमें बेसिस देखनी आती है कि नहीं। तो सबसे पहले उसने यहाँ पे मशीनिंग डिपार्टमेंट दी है, असेंबली है, फिनिशिंग, ये तीनों प्रोडक्शन होते हैं, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट यहाँ पे सर्विस है, ठीक है। सबसे पहले दी हुई है डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, हाँ जी, ये बेस के तौर पे इस्तेमाल होगी, लेकिन ये शीट में कॉपी
इनडायरेक्ट वेजेस दी हुई है डिपार्टमेंट वाइज दी हो तो शीट में कॉपी होगी, ये तो होगी, इसको तो दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल ने शीट में नहीं आना, डायरेक्ट मटेरियल ने शीट में, इनडायरेक्ट मटेरियल ने आना है शीट में जी। पावर एक्सपेंस के लिए देखो नीचे कोई बेस हो, ये अदर डेटे में बेसिस है, अदर डेटे में पावर एक्सपेंस के लिए पावर एक्सपेंस के लिए वो जाके पीछे चेक करो, मुझे क्या पता, कॉपी आपके पास है, नोट्स आपके पास है। पावर एक्सपेंस की पहली बेस होती है किलोवाट आवर्स, अगर वो ना हो तो उसके साथ जो मोटर लगी होती है उसकी हॉर्स पर आवर्स कैपेसिटी, अगर वो भी ना हो तो तीसरे नंबर पे मशीन जितने घंटे ज्यादा चलेगी पावर कंज्यूम करेगी। तो मशीन की पावर होती है ना, तो एरिया नहीं लेनी बेस इसमें, इसमें मशीन आवर लेनी पड़ेगी मजबूरन, ठीक है। लाइट एंड हीट की बेस, लाइट एंड हीट का वैसे तो लाइटिंग पॉइंट्स होना चाहिए क्योंकि लाइट लिखा हुआ है, लेकिन नहीं है, हीट एंड लाइट हो या लाइट एंड हीट हो, कुछ ना समझ आ रहा हो तो एरिया। डेप्रिसिएशन की क्या बेस होगी जी, डेप्रिसिएशन की क्या बेस होगी, नेट बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन खाली मशीन की एज्यूम नहीं की जाएगी, तमाम एसेट्स की वैल्यू दी हुई है नीचे इकट्ठी, तो आपने डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कहना है इसको, ठीक है। रेंट एंड रेट्स की क्या बेस होगी, फ्लोर एरिया। वेयर हाउसिंग कॉस्ट, स्टोर रूम के खर्चे होते हैं, इनकी प्रेफर्ड बेस होती है नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस। हर डिपार्टमेंट ने कितनी रिक्वेस्ट भेजी हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ रिक्विजिशंस ना हो तो कोई और बेस भी बताई थी, चेक करो, देखिए नोट्स में। नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस ना हो तो क्या बेस होगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये ऊपर लिखी हुई है 365 ये, ठीक है। ये डायरेक्ट मटेरियल दिया इसीलिए ताकि आप ये वेयर हाउसिंग या स्टोर रूम के खर्चों को डिवाइड कर सके, बाकी उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, समझ आ रही है। डायरेक्ट वेजेस का भी कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ बेस के तौर पे यूज हो सकती हैं। तो वाकई स्टोर रूम के एक्सपेंसेस, ये जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है इसके लिए इस्तेमाल होगी, बाकी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। खत्म हो गया, ठीक है। आज हमने एक सवाल किया है, होमवर्क आपका है क्वेश्चन नंबर 2 और 9, बाकी आपकी मर्जी है, आप डिपार्टमेंटल और ये वो नोट्स के अंदर जो सारी थ्योरी लिखी है वो पढ़नी है पढ़ाना, चैप्टर के अंदर जो लिखी होती है ना थ्योरी, वो आपकी मर्जी पे है, उनमें से याद कुछ नहीं करना, याद कुछ नहीं करना। चलो भाई, ओके, अल्लाह हाफिज। अब आपका टेस्ट आएगा बस अगले हफ्ते, मतलब अगले वीक में टेस्ट आ रहा है आपका, तो तैयारी शारी करें। ओके, अल्लाह हाफिज।